हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, इस वीडियो में हम एमएससी जूलॉजी फाइनल ईयर का जो पेपर 5th है और जो ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर में भी हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी वाला जो पेपर है उसमें हम इस वीडियो में करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें 2018 का ये पेपर है। 2018 का आप यहाँ देख सकते हैं ये पेपर है और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, ठीक है, तो उसमें आते हैं 10 क्वेश्चन आ जाते हैं और दो दो नंबर के होते हैं और 20 मार्क्स के टोटल हो जाता है ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कई बार क्या होता है कि 20 क्वेश्चन भी पूछ लेता है एक एक नंबर के। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये 2018 का पेपर है, उसमें 10 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये 10 क्वेश्चन दो दो मार्क्स के हैं और इस वीडियो में हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। और हम इसको इतना डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे कि मतलब 5 नंबर का या 20 नंबर का हम क्वेश्चन लिख दे। यहाँ जितना पूछा गया है 20 मार्क्स में, वहाँ कितना लिखना होगा सिर्फ उतना ही इसको कवर करेंगे उसके हिसाब से। ओके, और अगले वीडियो में 2017 के पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो हम पढ़ेंगे। और इस तरह से अगर मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा देती हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल होते हैं, एक तो वो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो, और इसके अलावा अगर इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं हुआ तो खुद से भी कुछ टॉपिक क्रिएट करके इसी पैटर्न में मैं अगर आपको करवा देती हूँ। तो अगर आप 50 टॉपिक इस तरह से 50 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे तो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है उसके 20 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस पूरी सीरीज को फॉलो जरूर करना ताकि आपके जो स्टार्टिंग के 20 मार्क्स हैं ये आप सिक्योर कर लो। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में 2018 के पीवाईक्यू हैं विद सॉल्यूशन, पेपर 5th की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। और हमारा फर्स्ट टॉपिक है कैप्टिव ब्रीडिंग पढ़ेंगे, नेटेलिटी एंड मॉर्टेलिटी पढ़ेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन, सिम्बायोसिस, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन ऑसिलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, इस्चुराइन, हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल नीश। ये 10 टॉपिक हम इसके अंदर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कैप्टिव ब्रीडिंग। ओके, कैप्टिव ब्रीडिंग नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है? कैप्टिव मतलब हम कैप्चर कर रहे हैं, ब्रीडिंग का मतलब भाई ब्रीड करवाना, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, ब्रीडिंग करवानी होती है। तो लेकिन जब एनिमल्स को कैप्चर करके और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ब्रीडिंग करवाई जाती है तो उसको हम कैप्टिव ब्रीडिंग बोल देते हैं। ओके, और ये क्यों करवाई जाती है? कई ऐसी स्पीसीज होती है गाइज, ठीक है, कई ऐसी स्पीसीज है जिनका नंबर लगातार कम होता जा रहा है। उस स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स का जो पॉपुलेशन है वो लगातार गिरता जा रहा है। उस स्पीसीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कैप्टिव ब्रीडिंग करवाते हैं ताकि वो स्पीसीज एग्जिस्ट करती रहे, लॉस्ट ना हो जाए। ठीक है, कैप्टिव ब्रीडिंग क्या है? कैप्टिव ब्रीडिंग एक प्रोसेस है ब्रीडिंग एनिमल्स का जो कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करवाई जाती है एज अपोज टू देयर नेचुरल सेटिंग इन द वाइल्ड। वाइल्ड में उनका जो नेचुरल सेटिंग है ब्रीडिंग का, उसके अपोजिट जाके, लाइक ऐसे नहीं है कि उसका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वहाँ पे वो अपने हिसाब से ब्रीड करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करवाई जाती है ताकि उस स्पीसीज को प्रिजर्व किया जा सके। ओके, बहुत सारे जैसे जूज है, एक्वेरियम्स है, कंजर्वेशन फैसिलिटीज है, तो ये कैप्टिव ब्रीडिंग को यूज करते हैं प्रिजर्विंग स्पीसीज, यानी स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए, उसके सिलेक्शन प्रेशर को कम करके। Breeding animals successfully in a captive setting is a pan-stacking process। यानी जो ब्रीडिंग है एनिमल्स का कैप्टिव सेटिंग है वो एक पैन स्टैकिंग प्रोसेस है। मतलब एक बहुत सरम सादे प्रोसेस मान सकते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर एक चीज़ का। तो इसके लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो कि एनिमल प्रोपगेशन के लिए हर एक चीज़ का ध्यान रखे। ठीक है, और इसका जो प्रोसेस है,
जैसे ही न्यू बेबी का जन्म हुआ, बर्थ हुआ, नया एनिमल का जन्म हो गया, वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता कैप्टिव ब्रीडिंग, ठीक है? तो कैप्टिव ब्रीडिंग ये भी इंश्योर करता है दैट एनिमल आर गिवन द राइट एनवायरनमेंट इन विच टू रेज देयर यंग सक्सेसफुली, कि जिस एनिमल का बर्थ हुआ है उसको एक राइट एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि वो पूरी तरह से मैच्योर सक्सेसफुली हो सके, यंग सक्सेसफुली हो सके, ठीक है? with a view to seeing a new generation of the same species through to maturity, और एक नई जनरेशन, एक नया जो मैच्योर जो स्पीसीज है वो आगे चलता रहेगा, और तब तक इसका ध्यान रखा जाता है। तो इसके लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। ओके, Despite the cost and effort involved, captive breeding is viewed as an essential process to preserve struggling species. यानी जो species struggling है, यानी जिनका नंबर लगातार कम होता जा रहा है, या हम बोल सकते हैं endangered species हैं, ठीक है, जो आने वाले कुछ टाइम के बाद में हो सकता है हमें ना देखने को मिले, तो उनको बचाने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग एक असेंशियल प्रोसेस है, ठीक है? तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कैप्टिव ब्रीडिंग है क्या चीज़। ओके, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में अगर इसको समझ लें कैप्टिव ब्रीडिंग को, ठीक है, रिवाइज करते हैं। कैप्टिव मतलब कैप्चर करना, और ब्रीडिंग का मतलब सबको पता है ब्रीड करवाना, ठीक है? तो एनिमल्स को हम कैप्चर करके ब्रीड करवा रहे हैं एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। और क्यों करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं भाई? प्रिजर्व करने के लिए स्पीसीज को, प्रिजर्व स्पीसीज। ओके, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? कैप्टिव ब्रीडिंग बोल रहे हैं। और इसके लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो कि पूरी प्रोसेस को ठीक से देख सके, और इसका जो प्रोसेस है सिर्फ बर्थ तक नहीं होता है, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कराना होता है, जो न्यू एनिमल होता है, न्यू बेबी का बर्थ होता है उसको, ताकि वो प्रॉपरली मैच्योर हो सके और उस स्पीसीज की एक नई जनरेशन बना सके। ओके, सेकंड टॉपिक है गाइस, इसमें सेकंड क्वेश्चन हमारा नेटेलिटी एंड मॉर्टेलिटी, ठीक है? सो नेट मॉर्टेलिटी क्या होता है? मॉर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन पर ईयर। एक साल में 1000 पीपल में से कितने लोगों का डेथ हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉर्टेलिटी बोलेंगे, ठीक है? मतलब पॉपुलेशन कोई भी हो, एनिमल की हो, ह्यूमन की हो, ठीक है? तो किसी भी पॉपुलेशन में एक साल में 1000 लोगों में कितने लोगों का डेथ हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्टेलिटी बोलते हैं। सो मॉर्टेलिटी इज डिफाइन एज द स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज डेड, कि एक स्टेट है इंडिविजुअल का जिसमें लोगों की मौत होती है, और किसी पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोगों का डेथ हुआ 1000 पीपल पे, उसको हम मॉर्टेलिटी बोलते हैं। द मॉर्टेलिटी रेट इज द डेथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन। मॉर्टेलिटी रेट को हम क्या बोल सकते हैं? डेथ रेट भी बोल सकते हैं, विच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डेथ इन द पर्टिकुलर रीजन। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक पर्टिकुलर रीजन में कितनी डेथ हुई है उसके बेस पे हम मॉर्टेलिटी रेट को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, डेथ रेट को पता कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है नेटेलिटी। नेटेलिटी हम क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे? द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में 1000 लोगों पे कितने लोगों का जन्म हुआ है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं? नेटेलिटी बोलेंगे। ओके, द बर्थ रेट इज ऑल्सो नोन एज नेटेलिटी। मतलब नेटेलिटी किससे रिलेटेड है? बर्थ से। मॉर्टेलिटी डेथ से। ओके, so it is rate of birth, hatching, germination और vegetative propagation of new individual per unit of population per unit of time। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर यूनिट ऑफ टाइम बोल सकते हैं, और एक पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन में कितने बर्थ हुए हैं न्यू इंडिविजुअल्स के, ठीक है? या तो हैचिंग से, जर्मिनेशन से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, ठीक है? नए इंडिविजुअल्स कितने जन्मे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ बर्थ बोलते हैं। This determines whether the population is increasing and decreasing, ठीक है? और डिक्रीजिंग। ये क्या डिटरमाइन करता है? या तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है,
या फिर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, यही तो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। अगर हम नेटेलिटी देख रहे हैं, अगर हम मॉर्टेलिटी देख रहे हैं, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इतना करके आए, सफिशियंट है, इनफ है। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई सक्सेशन ही क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। ओके, सो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज डिफाइंड एज ए सीरीज ऑफ चेंज इन एन इकोलॉजिकल सिस्टम अक्रॉस टाइम। मतलब टाइम के साथ साथ में इकोलॉजिकल सिस्टम में जो चेंज आते हैं, ठीक है, ए सीरीज ऑफ चेंज, मतलब चेंजेज का जो सीरीज है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोल रहे हैं। कोई भी इकोलॉजिकल सिस्टम है, टाइम के साथ साथ में उसके अंदर क्या आएंगे, चेंज आएंगे, और ए सीरीज ऑफ चेंज इन इकोलॉजिकल सिस्टम अक्रॉस टाइम इज नॉन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो यहाँ पे जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो कितने टाइप का होता है गाइज, 2 टाइप का होता है, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। सो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है। When natural communities are developed in a barren habitat with no soil, extremely less soil, it is called primary succession. एक नेचुरल कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है कहाँ पे, जहाँ बैरन हैबिटेट हो, मतलब वहाँ पे ना तो सोइल हो, अगर सोइल है तो बहुत कम सोइल है, ठीक है, वहाँ पे अगर नेचुरल कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी सक्सेशन बोल रहे हैं। आगे हम इसको डायग्राम से देखेंगे तो और प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगा। और 10 क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो लंबा तो जरूर होगा ही, लेकिन पूरा देखना ताकि आपके 10 के 10 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर हो जाए। अगले वीडियो में 2017 के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, वो सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, तो आगे वाला वीडियो भी जरूर देखना। सो प्राइमरी सक्सेशन जो है ऑक्योर होता है जहां पे लाइफ प्रेजेंट होती ही नहीं है भाई, पहले से कोई लाइफ नहीं है वहां पे, एक बैरन एरिया है, मतलब लाइफ लेस एरिया है, वहां पे ऑक्योरेंस होता है प्राइमरी सक्सेशन का। ओके, कितना टाइम लगता है इसको कंप्लीट होने में, लगभग 1000 साल या फिर उससे ज्यादा टाइम लग जाता है प्राइमरी सक्सेशन को कंप्लीट होने में। ह्यूमस होता है सॉइल के अंदर, एक परत होता है, एक लेयर होता है जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। यहाँ पे जो है ह्यूमस इज एब्सेंट इन द स्टार्टिंग एज देयर इज नो सॉइल, क्योंकि यहाँ पे सॉइल ही प्रेजेंट नहीं है, और ह्यूमस तो पार्ट है एक सॉइल का, यानी एक लेयर है सॉइल की, तो ह्यूमस भी यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है, एब्सेंट होता है। सो सॉइल यहाँ पे क्या होती है, इनिशियल प्रोसेस में सॉइल यहाँ पे एब्सेंट होती है। सीरियल कम्युनिटी, देर आर मैनी इंटरमीडिएटरी सीरियल कम्युनिटी, यहाँ पे बहुत सारी इंटरमीडिएरी जो है वो सीरियल कम्युनिटी प्रेजेंट होती है। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो एक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ना तो सॉइल है, एक बैरन एरिया है, वहाँ पे कोई लाइफ भी नहीं है, और हमें वहाँ पे एक नेचुरल कम्युनिटी बनानी है। नेचुरल कम्युनिटी मतलब वहाँ पे लाइफ भी हो, पेड़ पौधे भी हो, जानवर भी हो, सबका डेवलपमेंट हो जाए धीरे धीरे करके, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है तो एक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बेयर रॉक हो गया, पॉन्ड हो गया, डेजर्ट हो गया, ठीक है, तो ये प्राइमरी सक्सेशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंडरी सक्सेशन पे। सबसे उससे पहले हम ये डायग्राम से देख लेते हैं। देखो, सीरीज ऑफ चेंजेस की बात कर रहे हैं, मतलब एकदम से कोई पूरा चेंज नहीं आ जाएगा, एक सीरीज के थ्रू चेंज आएगा। सबसे पहले कोई बेयर रॉक है, जो कि एग्जांपल लिया हमने प्राइमरी सक्सेशन का, ठीक है, वहां पे सबसे पहले क्या बने भाई, लाइकेन्स बने। उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में स्मॉल एनुअल प्लांट और लाइकेन्स दोनों प्रेजेंट हो गए, मतलब पहले लाइकेन बने, देन कुछ ऐसे प्लांट हो गए जो कि स्मॉल थे और एनुअल प्लांट थे, ठीक है। देन ग्रासेस और पेरेनियल कुछ स्पीसीज आई। ओके, देन किसका डेवलपमेंट हुआ, ये क्या थी, पायनियर स्पीसीज थी। देन उसके बाद में जो स्पीसीज थी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट स्पीसीज, क्योंकि ये स्टार्टिंग, पायनियर मतलब स्टार्टिंग वाले स्पीसीज, स्टार्टिंग में जिसका भी डेवलपमेंट हुआ हो। इंटरमीडिएट स्पीसीज ग्रासेस और पेरेनियल्स के बाद में क्या आया, ग्रासेस, श्रब्स और शेड इंटॉलरेंट ट्रीज सच एज पाइन्स, इनका डेवलपमेंट हुआ, ये ग्रो होने लग गए।
उसके बाद में लास्ट में क्या आया, क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन गई, यानी कि लास्ट में प्राइमरी सक्सेशन में यही कम्युनिटी आई जहाँ पे क्या हो गया, शेड टॉलरेंट ट्रीज सच एज ओक और हिकोरी, इन सारे जो ट्रीज का क्या हो गया यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, यानी एक प्रॉपर नेचुरल जो कम्युनिटी है यहाँ पे डेवलप हो गई थी, ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन में। अब ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक आते आते यहाँ पे सॉइल भी बन गया, यहाँ पे ह्यूमस भी बन गया, और यहाँ पे एक फेवरेबल एनवायरनमेंट भी आ गया इनके पास में। जबकि यहाँ स्टार्टिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे ना तो सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है, ना यहाँ पे ह्यूमस प्रेजेंट है, और ना ही यहाँ पे एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रेजेंट है प्राइमरी सक्सेशन में, ठीक है। आई होप प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट बचता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। सेकेंडरी सक्सेशन इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल कम्युनिटीज, यहाँ भी डेवलपमेंट होता है नेचुरल कम्युनिटीज का, ठीक है, ऑन लैंड इन द प्रेजेंस ऑफ सॉइल, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सॉइल प्रेजेंट है भाई, ठीक है। वहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन में हमने देखा स्टार्टिंग में कोई सॉइल प्रेजेंट नहीं है या फिर लेस ऑफ सॉइल है, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ natural vegetation due to some natural calamities और ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी। मान लो कहीं पे ऑलरेडी वहाँ पे नेचुरल कम्युनिटी प्रेजेंट थी, ठीक है, ये कोई एरिया है, यहाँ पे भाई पेड़ पौधे भी प्रेजेंट थे, ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स भी प्रेजेंट थे, ओके, यहाँ पे एक नेचुरल कम्युनिटी प्रेजेंट थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैलेमाइटीज हो गई, मान लो कोई बाढ़ आ गई हो, उसकी वजह से ये पूरा एरिया डिस्टर्ब हो गया हो, डैमेज हो गया हो, यहाँ पे कुछ नहीं बचा हो, मान लो यहाँ पे पूरी तरह से आग लग गई हो, तो ये क्या हो गया, तो ये एक नेचुरल कैलेमाइटीज हो गया या फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी हो गया, जिसकी वजह से ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है ये वाला एरिया, और ये पूरा डैमेज हो गया है, पूरा खाली हो गया, लेकिन सॉइल तो अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है ना। तो ये जो यहाँ पे वापस से क्या होगा, ये जो एरिया है अब खाली हो गया, यहाँ पे सॉइल भी प्रेजेंट है, यहाँ पे वापस से नेचुरल कम्युनिटीज का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे जो नेचुरल कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी सक्सेशन बोल रहे हैं, ओके। अगर एग्जाम्पल की बात करें, वन द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन इज अबेंडन्ड क्रॉपलैंड, यानी कि क्रॉपलैंड का पूरा का पूरा फसल वगैरह काट दिया गया है इस एरिया में, ठीक है, वापस से क्रॉप लगाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वापस से क्रॉप लग जाएगा, वहाँ पे एक नेचुरल कम्युनिटी बन जाएगी, ठीक है। ये सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल था समझने के लिए कि किसान ने कोई फसल लगाई भाई, उसके टाइम पे उसने काट दी और अब वापस से इसको यहाँ पे फसल लगाएगा। इसको क्योर होने में इन एरिया विच वर प्रीवियसली इनहैबिटेड और रिसेंटली डिन्यूड, यानी कि ऑलरेडी वहाँ पे भाई नेचुरल कम्युनिटी तो था, लेकिन किसी वजह से किसी मान लो कोई फायर की वजह से, किसी भी नेचुरल कैलेमाइटीज की वजह से, ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी की वजह से ये पूरा डैमेज हो गया, और उसके बाद में वापस से नेचुरल कम्युनिटीज का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब पहले से तो था कम्युनिटी वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन ऑक्योर होता है। अगर इसके टाइम टू कंप्लीट की बात करें तो लगभग 50 से 200 साल लगते हैं, मतलब एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन इसमें बहुत कम टाइम लगता है। वहाँ पे तो 1000 साल लग जाता था या उससे ज़्यादा साल लग जाते थे, लेकिन यहाँ पे 50 to 200 ईयर लगेगा, ओके। ह्यूमस की बात करें तो यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट है, अगर सॉइल प्रेजेंट है तो ह्यूमस भी प्रेजेंट होगा, प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन ड्यू टू द प्रीवियस ऑक्यूपेंट्स एंड देयर डिकम्पोजिशन, क्योंकि वहाँ पे प्रीवियस ऑक्यूपेंट्स थे, प्रीवियस ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, उनके डिकम्पोजिशन की वजह से भी यहाँ पे ह्यूमस प्रेजेंट होगा। सॉइल की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ सॉइल अलोंग विद ऑर्गेनिज्म, सॉइल भी प्रेजेंट होगी कुछ ऑर्गेनिजम्स के साथ में। सीरियल कम्युनिटी, few intermediary serial communities when compared to the primary succession, यहाँ पे intermediary जो serial community है as compared to primary succession कम होती है, ओके। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो दे आर अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमाइटीज, कवर्ड अंडर डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। मान लो कोई डिफॉरेस्टेशन है, मतलब पूरा का पूरा जंगल है वो काट दिया गया, और वहाँ पे पूरा का पूरा जो नेचुरल कम्युनिटी है वो डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया। अगर काट देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, अगर वापस से वहाँ पे एक नेचुरल कम्युनिटी बना
सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन होता क्या है। इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई नेचुरल कम्युनिटी था भाई, प्रेजेंट था यहाँ पे, यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फायर लग गया, मतलब आग लग गया। आग लगने की वजह से यहाँ पे पूरा ये खाली हो गया, ठीक है, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया ये एरिया। उसके बाद में क्या होगा, जो पायनियर स्पीसीज का यहाँ पे बर्थ होगा एक तरह से। श्रब्स श्रब्स वगैरह तो बाद में आएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, ग्रासेस और पेरेनियल्स आ जाएंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट स्पीसीज में वापस से पायनियर स्पीसीज के बाद में इंटरमीडिएट स्पीसीज आएगी, जैसे ग्रासेस, श्रब्स और पाइन्स, यंग ओक एंड हिकोरी। ये सारे के सारे प्लांट्स का यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगा। देन लास्ट में जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाएगी, जहाँ पे मैच्योर ओक एंड हिकोरी फॉरेस्ट का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होने कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन होने में, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन में कुछ भी अवेलेबल नहीं था भाई। यहाँ पे तो हमारे पास में ऑलरेडी सॉइल भी प्रेजेंट है। अब ये सारी चीज़ें जो डिस्ट्रॉय हुई हैं आग से, तो अब यहाँ पे इसका डिकम्पोजिशन की वजह से ह्यूमस भी बन जाएगा, तो यहाँ पे जल्दी चेंजेज आ जाते हैं, जल्दी नेचुरल कम्युनिटी बन जाती है, डेवलप हो जाती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है हमारा फोर्थ, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस जो है वो एक रिलेशनशिप है, किसके बीच में, दो डिफरेंट लिविंग थिंग्स के बीच में, जो कि क्लोजली रहते हैं, लिविंग क्लोज टू वन अनदर और डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, बेनिफिटिंग फ्रॉम ईच अदर। मान लो क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म है, वो एक साथ में रहते हैं, उन दोनों को जरूरत है एक दूसरे की, मतलब एक दूसरे से दोनों को बेनिफिट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस बोलेंगे। ओके, ए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म दैट बेनिफिट्स देम बोथ, यानी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक रिलेशनशिप है जो कि दोनों को बेनिफिट देता है, ठीक है, दोनों को फायदा होगा साथ रहने का। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फंगस और एल्गी दोनों साथ में रहते हैं और क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। ओके, इसमें जो फंगस और एल्गी है वो साथ साथ में रहते हैं और लाइकेन बनाते हैं। इसमें फंगस का भी फायदा भाई, एल्गी का भी फायदा है। फंगस क्या करेगा, यहाँ देखते हैं, ये है लाइकेन और फंगस, ये फंगल हाइफी है और ये दोनों तरफ ही फंगल हाइफी है और बीच में ये एल्गल सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। तो एल्गल सेल्स को तो फंगल हाइफी ने क्या कर दिया, हैबिटेट प्रोवाइड कर दिया, और एनवायरनमेंट से कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स की अगर ज़रूरत हो, जैसे कि नमी वगैरह, तो वो इसको फंगल हाइफी प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन एल्गल सेल्स के पास में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की वजह से ये अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं और फंगल हाइफी को भी न्यूट्रिशन एल्गल सेल से मिल जाता है। तो इस तरह से दोनों साथ साथ में रहते हैं ताकि दोनों को फायदा हो, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कुछ तरीके हैं, ठीक है, जिसको हम इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन की बात करें तो क्या होता है, जब हम जितनी भी लिविंग स्पीसीज है सभी को स्पेशली जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट और एनवायरनमेंट में कंजर्व करके रखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। मतलब जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको उन्हीं के हैबिटेट में, मतलब उन्हीं के नेचुरल जो हैबिटेट्स है, एनवायरनमेंट है, उसी के अंदर कंजर्व करके रखा जाना इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो नेशनल पार्क्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, ठीक है। तो नेशनल पार्क्स में ऐसा नहीं कि कुछ आर्टिफिशियली हैबिटेट उसके लिए बनाया गया हो, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वहीं पे उनको कंजर्व करके रखा गया है। ओके, एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करें तो कंजर्विंग ऑल द लिविंग स्पीसीज इन द मैन मेड और आर्टफुल हैबिटेट, मतलब जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हो हैबिटेट, उनके जैसा ही हैबिटेट होता है जैसा उनका नेचुरल हैबिटेट था, लेकिन वो आर्टिफिशियल हैबिटेट बोलेंगे उसको, वहाँ पे दैट आर सिमिलर टू देयर नेचुरल लिविंग हैबिटेट्स, मतलब जो कि उनका जो लिविंग
नेचुरल लिविंग हैबिटेट था उसके सिमिलर ही बनाया जाता है, लेकिन वो मैन मेड होता है, नेचुरल नहीं होता है, आर्टिफिशियल होता है। तो उसके अंदर जब हम स्पीसीज को कंजर्व करके रखते हैं तो उसको हम एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जूलॉजिकल गार्डन हो गए, सीड बैंक हो गए, जीन बैंक हो गए, जूज, एक्वेरियम, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? एक्स सीटू कंजर्वेशन के। यानी ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल हैबिटेट बनाए गए हैं जहाँ पे हम स्पीसीज को, ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व करके रख रहे हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दो तरह से कर सकते हैं, एक इन सीटू, दूसरा एक्स सीटू। इन सीटू में नेचुरल होम, मतलब जो भी एनिमल का, ऑर्गेनिज्म का नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल हैबिटेट है, उसको हम वहीं पे कंजर्व कर रहे हैं। एक्स सीटू मतलब आर्टिफिशियल होम, मतलब जो एनिमल है उसको, उसका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वैसा ही, उसके सिमिलर ही आर्टिफिशियल हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि मैन मेड होता है, वहाँ पे एनिमल्स को कंजर्व करते हैं। इन सीटू के एग्जाम्पल की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गया, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व आ गए। और एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करें तो सीड बैंक आ गया, ठीक है, जूज आ गए और बॉटनिकल गार्डन आ गया। तो ये एग्जाम्पल है इन सीटू और एक्स सीटू के। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सो 5 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं और अभी 5 क्वेश्चन और हमारे बाकी हैं और 25 मिनट लग चुके हैं, मतलब थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा हम जल्दी करेंगे क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में टाइम लगा दिया था। ओके, सो गाइज बायोडाइवर्सिटी की बात करें, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं, बायो का मतलब जीव, जैव विविधता हिंदी में बोलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को हम क्या बोलते हैं भाई? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोल देते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता क्या है? द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ है उसके अंदर वैरायटी और वेरिएबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज ए मेजर ऑफ वेरिएशन एट द जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम लेवल। बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे मेजर करते हैं भाई? एक जीव दूसरे जीव से तो भिन्न होता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है, और ये डिफरेंस जो है उसके जेनेटिक लेवल पे भी होता है, स्पीसीज लेवल पे भी होता है। मतलब जीन्स भी सब में, क्या एक ही स्पीसीज के एनिमल्स है, सब में जीन तो सेम नहीं होंगे ना। जैसे कि सारे ह्यूमन है एक ही स्पीसीज में आते हैं, सब में अगर जीन देखें तो जेनेटिक लेवल पे सब में क्या होगा? डिफरेंस मिलेगा। और स्पीसीज लेवल पे भी डिफरेंस मिलता है, यानी कई सारी स्पीसीज पाई जाती है, जैसे कि ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया। ह्यूमन अलग स्पीसीज से है, डॉग अलग स्पीसीज से। इकोसिस्टम लेवल पे भी क्या होती है? डिफरेंसेस मिलते हैं। ओके, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया और एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, दोनों में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में भी क्या होगा? डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को हम मेजर कर सकते हैं जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम के लेवल पे। ओके, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्यों है? बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड कराती है हमें क्लीन एयर, फ्रेश वाटर, गुड क्वालिटी सॉइल और क्रॉप पॉलिनेशन। जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, यानी कि अर्थ पे लाइफ की जितनी ज़्यादा वेराइटीज होंगी उतना ज़्यादा फायदा है, ठीक है। इट हेल्प्स अस फाइट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी कम से कम होगा अगर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है, दैट्स वाई क्लाइमेट चेंज आजकल बढ़ता जा रहा है। एंड अडेप्ट टू इट एज वेल, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स। और जो भी जितने भी नेचुरल हैजार्ड्स होते हैं, फ्लड आ गया यानी बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ये भी सारी चीज़ें क्या होगी? इनका जो खतरा है वो भी कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा अगर बायोडाइवर्सिटी प्रॉपर है तो। क्या रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस प्रॉपर मतलब होता ही जा रहा है? क्या मेन रीजंस है? चेंजेज इन लैंड, जैसे कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है भाई, लैंड का यूज प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जो फॉरेस्ट है उनको लगातार काटा जा रहा है। इंटेंसिव मोनोकल्चर, अर्बेनाइजेशन, ये कुछ कारण है। लगातार लोग शहरों की तरफ जाते जा रहे हैं और ये भी मतलब वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होगी ना, तो ये कुछ मेन कारण है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लगातार लॉस होता जा रहा है। डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन सच एज हंटिंग एंड ओवर फिशिंग, हंटिंग की वजह से यानी शिकार करे जा रहे हैं, तो शिकार करने पे जितने
स्पीसीज जो कि एंडेंजर्ड है उसमें तो कुछ पर्टिकुलर मतलब कुछ गिने चुने ही मेंबर उसके बचे हुए हैं और उसको भी हंट करेंगे तो क्या होगा, उसका एक्सप्लॉइटेशन होगा, वो स्पीसीज एंडेंजर्ड स्पीसीज से लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, ओवर फिशिंग हो रहा है, ये भी एक कारण है। क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है लगातार। इसके अलावा पॉल्यूशन है, वो भी इसका एक मेन रीजन है। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज मतलब मान लो कोई एक एरिया है, यहाँ पे प्रॉपर भाई इन लोगों ने अपना बसा रखा है बस्ती, लेकिन यहाँ पे कोई एक और मेंबर आ गया और अब ये मेंबर जो है ये यहाँ पे जो भी एनिमल प्लांट जो भी रह रहे थे उनके पास में एक लिमिटेड फूड था, लिमिटेड एरिया था। ठीक है, मतलब हर एक चीज लिमिटेड थी, लेकिन ये जो एलियन स्पीसीज आई तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपटीशन हुआ। अब कंपटीशन हुआ इस स्पीसीज के आने के बाद में, इसने इसका फूड भी पूरा लेना स्टार्ट कर दिया या फिर इसका एरिया भी कवर कर लिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो स्पीसीज रह रही थी वो क्या हो जाएगी भाई, एक टाइम पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। सो बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक भी 6 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट हमारा है टॉपिक 7th, वो है पॉपुलेशन ऑसिलेशन। ठीक है, क्या है पॉपुलेशन ऑसिलेशन? पॉपुलेशन ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ, कोई भी पॉपुलेशन है उसका नंबर हमेशा सेम नहीं रहता है, वो क्या करती रहती है, फ्लैक्चुएट करती रहती है। कभी तो पॉपुलेशन भाई ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, फिर ज़्यादा हो गई, फिर कम हो गई। ठीक है, इस तरह से होता रहता है पॉपुलेशन के नंबर्स के साथ में। सो पॉपुलेशन ऑसिलेशन क्या हुआ, सम पॉपुलेशन अंडरगो साइक्लिक ऑसिलेशन इन साइज। कई पॉपुलेशन जो है वो साइक्लिकल ऑसिलेशन के साथ में जाती है। साइक्लिकल ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ वो अभी हम देखते हैं। Cyclical oscillations are repeating rises and drop in the size of population over time. टाइम के साथ साथ में क्या होगा भाई, ये हमारी पॉपुलेशन है, ये हमारा टाइम है। टाइम को टी से डिनोट कर दिया, पॉपुलेशन को पी से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब टाइम के साथ साथ में कभी तो पॉपुलेशन भाई बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। तो इस तरह से क्या होता है, रिपीटिंग हो रहा है, मतलब कभी राइज हो रहा है पॉपुलेशन, कभी ड्रॉप हो रहा है, फिर राइज हो रहा है, फिर ड्रॉप हो रहा है। तो इस तरह से साइक्लिकल ऑसिलेशन ऐसे ही चलता है। और ग्राफ जो आपके सामने दिख रहा है, एक वेव बन रही है, यहाँ पे वेव लाइक ग्राफ बनता है पॉपुलेशन का। ठीक है, ऑसिलेशन का, पॉपुलेशन ऑसिलेशन का। सो अगर पॉपुलेशन के साइज का अगर हम ग्राफ बनाएंगे टाइम के साथ में, और टाइम और पॉपुलेशन के बीच में साइक्लिकल ऑसिलेशन जब हो रहा हो, तो रफली वो वेव लाइक ग्राफ बनेगा, जो कि अभी आपने देख ही लिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और अपने नोटबुक में भी बना सकते हैं इसको। तो ये हमको दिख रहा है एक वेव लाइक ग्राफ। ठीक है, एक वेव बनती हुई दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं ये एक वेव जैसा दिख रहा है। सो वाई, वेयर डू दीज ऑसिलेशन कम फ्रॉम, मतलब ऑसिलेशन क्यों आएगा भाई, कहाँ से आएगा, क्यों हो रहा है ऑसिलेशन, क्यों, मतलब पॉपुलेशन का साइज सेम तो हमेशा रहेगा ही नहीं, और वो साइज सेम क्यों नहीं रहेगा, क्या रीजन है उसका। इन मैनी केसेस ऑसिलेशन आर रिप्रोड्यूस्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 2 डिफरेंट स्पीसीज। जब 2 स्पीसीज का आपस में इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, तब जाके ऑसिलेशन प्रोड्यूस होता है। मैनी केसेस में ऐसा देखा जाता है। हमेशा 2 डिफरेंट स्पीसीज जब इंट्रैक्शन करेगी हमेशा ही ऑसिलेशन होगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब 2 डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन जब इंट्रैक्ट करेगी तब ऑसिलेशन प्रोड्यूस होता है, ऐसा देखा गया है बहुत सारे केसेस में। फॉर इंस्टेंस प्रीडेशन, मतलब भाई शिकार, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज का क्या करती है, शिकार करती है। प्रे और प्रीडेटर वाला यहाँ पे लगता है प्रीडेशन होता है। पैरासाइट इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, फ्लक्चुएशन इन फूड अवेलेबिलिटी, यानी कि फूड अगर कम वहाँ पे अवेलेबल है तो क्या होगा, वहाँ की जो स्पीसीज के पॉपुलेशन है वो कम होती जाएगी। यानी ऑर्गेनिजम्स को अगर फूड ही नहीं मिलेगा तो उनकी संख्या कम होती जाएगी, वो डायरेक्ट डेथ होती जाएगी उनकी।
फूड की कमी की वजह से। अगर फूड बहुत ज़्यादा हो गया और मतलब फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो ड्राइव करती है ऑसिलेशन को। अगर प्रिडेशन ज़्यादा हो गया, एक स्पीसीज ने दूसरी स्पीसीज को ज़्यादा शिकार कर लिया, उसको खा लिया, तो क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन हो गया, मतलब उसकी कम हो जाएगी एक स्पीसीज का नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ड्राइव करती हैं ऑसिलेशन को। आई होप ये समझ में आया हुआ होगा अभी। दिस डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर डोंट ऑलवेज क्रिएट ऑसिलेशन। ये जो फैक्टर अभी मैंने बताए हैं, ठीक है, ये हमेशा ही ऑसिलेशन क्रिएट करें ये ज़रूरी नहीं है। हाउ एवर इंस्टीड दे ओनली डू सो अंडर द राइट कंडीशन, मतलब ये राइट कंडीशन में जब अप्लाई होते हैं तब जाके एक स्पेसिफिक वे में जब ये पॉपुलेशन के साथ में इंटरेक्ट करेंगे तब ऑसिलेशन क्रिएट होगा, ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। आई होप गाइज ये पीछे वाला जो टॉपिक है ऑसिलेशन का वो सबको समझ में आया हुआ होगा। और मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। मतलब पॉपुलेशन है वो कभी भी सेम नहीं रहती साइज उसका। मतलब 10 अभी एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है, यहाँ पे 10 ऑर्गेनिज्म है एक स्पीसीज के, ठीक है। तो अब ये 10 ही हमेशा 10 ही रहें ये ज़रूरी नहीं है, या तो ये कम भी होंगे, ये टाइम के साथ ज़्यादा भी होंगे। तो पॉपुलेशन का साइज जो वो हमेशा सेम नहीं रहता है, वो फ्लैक्चुएट होता रहता है। और ऑसिलेशन में कभी तो पॉपुलेशन का साइज ड्रॉप होगा, कभी राइज होगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और ये क्यों होता है वो भी हम ये इस स्लाइड में पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा 8th टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ का, पॉपुलेशन का मतलब सबको पता ही है, ग्रोथ का मतलब भी सबको पता है भाई, तो आप इजीली समझ सकते हैं ना। हाउ द साइज ऑफ पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन इज चेंजिंग ओवर टाइम, ठीक है। जो पॉपुलेशन का साइज है वो टाइम के साथ साथ में कैसे चेंज हो रहा है वो हम पॉपुलेशन ग्रोथ में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन गेन इंडिविजुअल थ्रू बर्थ एंड इमिग्रेशन, जैसे ही नए ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होगा या फिर इमिग्रेशन होगा। बर्थ का मतलब आपको सबको समझ में आ गया भाई, नया ऑर्गेनिज्म का जन्म हो गया। लेकिन इमिग्रेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे अगर कोई और ऑर्गेनिज्म आके रहने लग जाए, मान लो हमारा ये इंडिया है और ये अमेरिका हो गया, अमेरिका से क्या हो गया, किसी कोई मेंबर है, कोई पर्सन है, वो यहाँ इंडिया में परमानेंटली शिफ्ट हो गया, तो ये क्या है, इमिग्रेशन है। ओके, तो पॉपुलेशन बढ़ कहाँ की गई, इंडिया की बढ़ गई भाई, पॉपुलेशन गेन कर लिया इंडिया ने। ओके, अगर एक होता है इमिग्रेशन, आप यहाँ देखो ये इमिग्रेशन है, तो अब क्या होगा, ये अमेरिका है, इंडिया से कोई पर्सन अमेरिका में चला गया, छोड़ के अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री में चला गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन बोलेंगे। और यहाँ इंडिया का पॉपुलेशन तो भाई कम हो गया क्योंकि एक पर्सन चला गया यहाँ से, है ना। तो ये है इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। तो होता क्या है, पॉपुलेशन जब गेन होती है या तो बर्थ होगा जब नए ऑर्गेनिज्म का, या इमिग्रेशन होगा तब। पॉपुलेशन का लॉस हो जाएगा या तो डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की, या इमिग्रेशन हो जाएगा, सॉरी एमिग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में बहुत थोड़ा सा अंतर है, इसको इमिग्रेशन बोलते हैं, इसको एमिग्रेशन बोल देते हैं, ठीक है। दिस फैक्टर टुगेदर डिटरमाइन हाउ फास्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। ये दोनों फैक्टर ही ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई पॉपुलेशन का ग्रोथ कितना फास्ट होगा, ठीक है। अब हमने देखा कि ये इंडिया है, इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया एक एग्जांपल है, हम नेचुरल हैबिटेट एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की जब हम बात करते हैं। समझने के लिए हम इंडिया का एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, ये हमारा इंडिया है, और इंडिया में अगर नए बर्थ होंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बर्थ रेट पे डिपेंड करके, भाई बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट बहुत कम है, तो पॉपुलेशन बहुत जल्दी ग्रो करेगी। अगर बर्थ रेट डेथ रेट के कंपेरिजन में कम है तो पॉपुलेशन जो है वो जल्दी ग्रो नहीं करेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो आई होप सबको पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में समझ में आया हुआ होगा। और नेक्स्ट हमारा 9th जो टॉपिक है वो है एस्चुरीज हैबिटेट। एस्चुरीज गाइज हम किसको बोलते हैं, द वाइड पार्ट ऑफ ए रिवर वेयर इट जॉइन्स द सी। क्या मतलब हुआ इसका, ये
ये क्या है भाई, ये है हमारा सी या ओशियन बोल सकते हैं, समुद्र है। ये आ रही है रिवर। रिवर में कैसा पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है। ये है रिवर। ये क्या है, ओशियन यानी समुद्र। अब रिवर में होता है फ्रेश वाटर, ओशियन में क्या होता है, मैराइन वाटर। ठीक है। अब ये दोनों जहां मिलते हैं, ये वाला जो एरिया है ये क्या बनेगा, इस्चुरी बनाएगा। ओके। जहां पे रिवर ओशियन से मिलती है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस्चुरी बोलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं जहाँ पे जो फ्रेश वाटर है वो मैराइन वाटर से मिलता है, उस एरिया को हम इस्चुरी बोलते हैं। ठीक है। तो ये वाला एरिया है वो कुछ एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं, हैबिटेट होता है कुछ एनिमल्स का, ये वाला इस्चुरी वाला एरिया। और इसको, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इस्चुरीज हैबिटेट या फिर इस्चुराइन हैबिटेट भी बोल देते हैं। ओके। तो an estuary is a partially enclosed coastal water body where fresh water from river and streams mixes with salt water from the ocean। जहाँ पे रिवर का जो फ्रेश वाटर है या स्ट्रीम है वो ओशियन के साल्ट वाटर से यानी मैराइन वाटर के साथ में मिक्स होगा, उस एरिया को हम क्या बोल देते हैं, इस्चुरी बोल देते हैं। ओके। आई होप सबको समझ में आ गया होगा इस्चुरी क्या होता है। एन इस्चुराइन हैबिटेट occurs when salty water from the ocean mixes with fresh water from land। तो वही लाइन है, थोड़ा सा मतलब वही मीनिंग है, थोड़ा सा लाइन अलग, लैंग्वेज अलग करके यहाँ पे लिखा गया है। जहाँ पे साल्टी वाटर ओशियन का फ्रेश वाटर से मिक्स होगा वहाँ पे इस्चुराइन हैबिटेट बनेगा। They provides homes for diverse wildlife including popular fish species। ये जो स्टोराइन हैबिटेट हैं ये डाइवर्स वाइल्ड लाइफ को होम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कुछ फिश स्पीसीज भी यहीं पे रहती हैं इसी हैबिटेट में, स्टोरीज में ये कुछ फिश स्पीसीज जो है वो सरवाइव कर पाती हैं। ओके। Thousands of species of birds, mammals, fish and other wildlife depend on estuarine habitat as place to live, feed and reproduce। बहुत सारी थाउजेंड स्पीसीज ऑफ बर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी मैमल्स की स्पीसीज हो गई, बहुत सारे फिशेज हो गई, इसके अलावा भी कुछ अदर वाइल्ड लाइफ जो है वो डिपेंड करते हैं भाई, वो उनको इस्चुराइन हैबिटेट ही चाहिए, उनको अगर रहना है तो, उनको अगर फीड करना है तो, उनको रिप्रोड्यूस करना है तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, इस्चुराइन हैबिटेट के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं, है ना, उनको वैसा ही एनवायरनमेंट चाहिए जैसा इस्चुराइन हैबिटेट में होता है। इसके अलावा भी कई मैराइन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कई कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट जो स्पीसीज होती है फिशेज की, ठीक है, वो सब के सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इस्चुरीज पे डिपेंड करते हैं। उनके एटलीस्ट ये तो होता है कि उनका जो डेवलपमेंट हो रहा होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे उनको इस्चुरीज वाला एनवायरनमेंट जरूर चाहिए होता है। ठीक है। इसके अलावा बिकॉज दे आर बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव, estuaries प्रोवाइड आइडियल एरियाज फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स टू रेस्ट एंड रिफ्यूल ड्यूरिंग देयर लॉन्ग जर्नी। जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं उनके लिए estuaries वाला एरिया है, वहाँ पे आगे वो रेस्ट कर लेती हैं, अपनी एनर्जी को रिफ्यूल कर लेती हैं, क्योंकि उनको भाई काफ़ी लंबा चलना पड़ता है, बीच बीच में स्टॉप्स की भी ज़रूरत होती है ना, यहाँ बैठ के हम आराम करेंगे इस तरह से। तो estuaries उनको वो जो जगह है वो प्रोवाइड कराती है, वो एरिया प्रोवाइड कराती है माइग्रेटरी बर्ड्स को। Because many species of fish and wildlife rely on the sheltered water of estuaries as protected spawning places, estuaries are often called the nurseries of the sea। क्योंकि estuaries जो है वो बहुत सारे फिशेज के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए शेल्टर प्रोवाइड करती है, ठीक है, उनको प्रोटेक्टेड रखती है। तो इस वजह से हम estuaries को या फिर estuarine हैबिटेट को हम क्या बोल सकते हैं, नर्सरीज ऑफ द सी बोलते हैं। ओके। दूसरा नाम है ये estuaries का, नर्सरीज ऑफ द सी। तो यहाँ पे 9 टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, वो है इकोलॉजिकल नीश। और इकोलॉजिकल नीश को मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप जाके वो भी देख सकते हैं अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे एक बार, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ लिया तो भी आप रिवाइज हो जाएगा आपको। इकोलॉजिकल नीश हम बोलते किसको है भाई, देखो
एक कोई भी एनिमल है, कोई भी एनिमल है, वो इस पर्टिकुलर एरिया में रहता है। मान लो कोई कोई एनिमल ए है, ये इस पर्टिकुलर एरिया में रहता है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस एरिया को हम उसका हैबिटेट बोलेंगे। तो नीश किसको बोलेंगे, ठीक है। तो नीश नीश जो है उसका फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं होता है भाई, सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं होता है, ठीक है। नीश में हम क्या देखते हैं कि फंक्शनल रोल क्या है उसका कम्युनिटी के अंदर, हम वो स्टडी करते हैं इकोलॉजिकल नीश में। So, the ecological niche is an inclusive term that involves not only physical space occupied by an organism, but also its functional role in the community. सिर्फ फिजिकल स्पेस को जिसने ऑर्गेनिज्म ने ऑक्यूपाई किया है, सिर्फ उसको हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं इकोलॉजिकल नीश में, बल्कि नीश में क्या आता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रह रहा है उस पर्टिकुलर जगह पे, वो उसका रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। वो उसका फूड रिसोर्स क्या है, ठीक है, वो कैसे फीड कर रहा है, मतलब उसके फंक्शनल रोल को हम नीश में स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है और कॉम्पिटिटर है उसको कैसे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। हम फाइनली किसका आंसर ढूंढ रहे हैं, हाउ। एक ऑर्गेनिज्म कैसे रह रहा है, फूड रिसोर्सेज क्या है उसके, रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, ठीक है। ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, इकोलॉजिकल नीश में। सो गाइज इस स्लाइड में आप देख सकते हैं हैबिटेट क्या होता है। जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम उसका हैबिटेट बोल देते हैं। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट में रह रहा है तो उसका हैबिटेट फॉरेस्ट हो गया। ओशियन, ट्री, डिजर्ट, ये सब हैबिटेट के एग्जाम्पल हो गए। नीश की अगर बात करें हम, नीश जो है वो पार्ट ऑफ हैबिटेट होता है, यानी ये हैबिटेट है तो इसके अंदर एक पार्ट है हैबिटेट। नीश ये स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू हैबिटेट। ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है ये हम इसमें स्टडी करते हैं, यानी कि उसके सर्वाइवल फैक्टर्स क्या है, फूड रिसोर्सेज क्या है, रिप्रोडक्शन वो कैसे कर रहा है, ये सब नीश में आता है, ठीक है। तो नीश क्या है, फंक्शनल एरिया है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नीश। देखो मेनली जो नीश है वो दो टाइप का होता है, एक तो फंडामेंटल नीश, दूसरा होता है रियलाइज्ड नीश। फंडामेंटल नीश में हम क्या देखते हैं कि कोई भी स्पीसीज है वो फ्री लिविंग होती है। ये स्पीसीज है, एक ही स्पीसीज रह रही है भाई इस पर्टिकुलर एरिया में, पूरा कब्जा कर रखा है इसने, कोई और इंटरफेयर नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, कोई दूसरी स्पीसीज रह ही नहीं रही यहाँ पे, मतलब ये फ्री लिविंग है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है इसको। सो इसके लिए ये जो एरिया है, इस एरिया में सिर्फ एक ही स्पीसीज रह रही है, तो इसके लिए ये एरिया काफ़ी लार्ज है भाई। अगर ये एक मेरा रूम है, सिर्फ मैं ही रह रही हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे लिए काफ़ी लार्ज है। अगर यहाँ पे दो लोग और आके रहने लग जाएं तो ये मेरे लिए छोटा पड़ जाएगा, मतलब स्पेस मुझे कम मिलेगा क्योंकि दो लोग और रह रहे हैं। तो इसी तरह से अगर ये एरिया है इसमें एक ही स्पीसीज रह रही है तो इसके लिए ये लार्ज है, ओके। अगर इसके एरिया में दो स्पीसीज आके और रहने लग जाए तो ये इसके लिए छोटा पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम फंडामेंटल नीश में क्या पढ़ रहे हैं कि भाई कोई और रह ही नहीं रहा, कोई और स्पीसीज है नहीं भाई, अकेले पूरा राज कर रहा है ये एक ही स्पीसीज यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये अगर देखने को मिलता भी है तो बहुत कम टाइम के लिए मिलेगा फंडामेंटल नीश, क्योंकि हमेशा ये होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ एक ही स्पीसीज रहे, वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ऐसा पॉसिबल देखा नहीं जाता है। और इस वजह से इस टाइप के नीश को हम थ्योरेटिकल नीश बोलते हैं, ओके। सेकंड है रियलाइज्ड नीश। कंपटीशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंपटीशन मतलब एक एरिया है, यहाँ पे एक स्पीसीज रह रही है और एक अदर स्पीसीज भी रह रही है, तो दो स्पीसीज अगर एक ही एरिया में रहेगी तो कंपटीशन तो होगा ही वहाँ पे। अब फूड रिसोर्सेज वहाँ पे क्या है, लिमिटेड है, इसके अलावा एरिया भी लिमिटेड है, तो अब फूड के लिए भी उनमें कंपटीशन होगा, एरिया के लिए भी कंपटीशन होगा, ठीक है। तो कंपटीशन होगा, इंटरफेरेंस भी होगा, और ये एक स्मॉल होगा। रियलाइज नहीं, स्मॉल क्यों होगा भाई, अभी मैंने बताया ये एक रूम है मेरा और इसमें मैं रह रही थी जब तक, तो ये मेरे लिए काफ़ी लार्ज था, लेकिन यहाँ पे दो लोग और आके रहने लग गए तो क्या हो गया, ये स्मॉल हो गया मेरे लिए, कम पड़ गया स्पेस मेरे लिए। तो इस तरह से ये जो रियलाइज नीश है वो क्या हो गया, स्मॉल होता है, क्योंकि यहाँ पे बाकी स्पीसीज भी इंटरफेयर करती है, रहती है, कॉम्पिटिशन करती है।
और ये रियल कॉन्सेप्ट होता है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है भाई एनवायरनमेंट में, ऐसा ही देखा जाता है। बिना कोई इंटरफेरेंस के कोई स्पीसीज रह ही नहीं सकती, ठीक है। तो इस वजह से रियलाइजनेस जो है वो रियल कॉन्सेप्ट होता है। तो गाइस आई होप सबको 10 के 10 टॉपिक जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। हमने 10 टॉपिक इसके अंदर पढ़े हैं, ओके। और आई होप सबको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम 2017 के 10 क्वेश्चन है कितने भी जिसमें आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो हम करेंगे, ठीक है। यानी कि इस तरह से अगर मैं आपको 50 टॉपिक करा दूं शॉर्ट क्वेश्चन की तरह, तो उसमें से आपको 10 क्वेश्चन में से कुछ तो मिलेगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा आपका अच्छा तैयारी हो जाएगा अगर आप 50 क्वेश्चन भी पढ़ के चले गए तो। और ये 50 क्वेश्चन कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। और पेपर जो 5th है एनवायरमेंटल बायोलॉजी का, उसके 50 क्वेश्चन मैं करा दूंगी, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के, ओके। सो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो यार, लाइक तो करना बनता ही है। पिछले 50 मिनट से मतलब गला इतना ख़राब था, बीच में खांसी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, तो वीडियो स्टॉप करके भी बनाना पड़ता है कई बार। तो इतना मेहनत के लिए तो आप एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं। शेयर कर देना अपनी क्लास के साथ में, मतलब क्लास का जो भी ग्रुप हो उसके साथ में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आप साथ में जुड़े हैं तो आई एम ग्लेड कि मैंने आपको कुछ तो ऐसा यूजफुल मैटर दिया है जो वीडियो के लास्ट तक आप आए हो, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।